हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हाय, कैसे हैं? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर। उम्मीद है कि आपको पीछे की कुछ वीडियो इस क्लासेस के द्वारा मेरे द्वारा जो उपलब्ध कराए गए हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अपना प्यार दिया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरीके से आप अपना प्यार हमें देते रहेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि अब भी हम वन शॉट एक्सप्लेनेशन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम्स हैं सीबीएसई क्लास 10th 12th फर्स्ट टर्म का। अभी जैसा कि नवंबर में ही एग्ज़ाम है क्लास 10th 12th फर्स्ट टर्म का, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने अपने इस वीडियो में टॉपिक लेकर आए हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, आपके एग्ज़ाम के लिए लगता है कि ये काफ़ी बेहतर है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के थ्रू अपने कैरियर को संवार सकें। चलिए, ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए वीडियो में हम आगे का कार्यक्रम, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे आप, और जहां भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके उस टॉपिक के लिए एडवाइस दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट को हम अपनी इस क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन वीडियो बनाकर लेक्चर शूट करके आपकी मदद कर सकें। थैंक्स। तो देखते हैं आगे। टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर यूरोप का पॉलिटिकल मैप क्या है। आपको हम एक इमेज के थ्रू इसको दिखाकर क्लियर कर रहे हैं। पहले ध्यान देंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है इम्पोर्टेंट, उस चीज को आप देखेंगे। ये जो सबसे बड़ा सा हिस्सा है राइट में, यूरोप का सबसे बड़ा सा हिस्सा ये रूस का है, रसिया। ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट बहुत बड़ा था। पहले ये सोवियत संघ के नाम से था। सोवियत संघ का गठन 1991 में हुआ। 1991 से पहले सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा एक यूनाइटेड, एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनियन था, जो कि कई देशों का एक ग्रुप था। तो पहले इस रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, इसके नेबर कौन कौन से थे। अगर इसके पड़ोसी की अगर हम बात करें, यहीं से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आता है फिनलैंड, इसके नीचे एस्टोनिया, लैटविया, ये लिथुआनिया है, ये बेलारूस है, यूक्रेन जो कि आपके इस चैप्टर में पढ़ना है, यूक्रेन यहाँ पर है, मोल्दोवा और जॉर्जिया।
तो जनरली आपको देखना है रूस यूक्रेन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना है कि रूस का एक हमारा जो इस सिलेबस में पढ़ना, यूक्रेन एक पड़ोसी देश मिला। अब यूक्रेन के नेबर कौन कौन से थे, तो एक तो पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, और एक छोटा सा हिस्सा है हंगरी का। अब हंगरी जो है यहाँ पर देखिए, हंगरी किसे किसे घिरा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सर्बिया से घिरा हुआ है। सर्बिया में सर्व स्लाव जाति के लोग रहते थे, और यही से जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यही से मतलब उसका रीजन यही थे, सर्बिया। देखेंगे सर्बिया के हेल्प के कारण, चूंकि सर्व स्लाव जाति के लोग सर्बिया में भी थे, और यहाँ रूस में भी, सोवियत संघ में भी सर्व स्लाव जाति के लोग थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इन्होंने आर्कड्यूक फर्डिनेंड राजकुमार और उनकी पत्नी मैरी की हत्या कर दी थी, जो कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ऑस्ट्रिया देखे कैसे मिला हुआ है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, यहाँ से हम इसको कॉमनली लेंगे, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सर्बिया, मतलब वो जब विदेश मतलब विश्व भ्रमण के लिए निकले थे अपनी पत्नी के साथ, तो सर्व स्लाव जाति के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया था। और सर्बिया ने जब जिम्मेदार ठहराया था, तो चूंकि यहाँ पर एक कास्ट रिलेशन था, जो सर्व स्लाव जाति के लोग थे, और वो रूस में भी सर्व स्लाव जाति के लोग थे, इसने उन चीज़ों को इसके द्वारा जब इसको जिम्मेदार ठहरा कर इस पर कुछ हर्जाने के लिए एक भारी रकम और इसके कुछ क्षेत्रों की डिमांड वगैरह की गई थी, कुछ मतलब था इस तरीके से। तो जब सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त हुआ सर्व स्लाव जाति के लोगों के कारण, तो सर्बिया ने मना कर दिया उसे। फिर ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले इस पर आक्रमण किया था, और इसी के कारण सर्बिया के साथ रूस भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 1970 में रूसी क्रांति जब शुरुआत हुई थी, 1914 में वर्ल्ड वार हुआ था, और 1917 में जब रूसी क्रांति शुरू हुई थी, तो उस समय रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस जो है प्रथम वर्ल्ड वार से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो जाता है। और चूंकि इसके बाद अब यहाँ पर अभी आगे भी देखेंगे और भी कहानी है, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम नहीं जाएंगे, हम तो केवल इस कंटेंट को इकट्ठा करें कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जर्मनी पोलैंड पड़ोसी देश, हंगरी घिरा हुआ है रोमानिया से, सर्बिया से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, और इधर स्लोवाकिया से। यूक्रेन, पोलैंड, ये दोनों पड़ोसी देश, इधर बेलारूस हो गया। अब जर्मनी के जस्ट ऊपर ये सफ़ेद वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है आपका नीदरलैंड, और जर्मनी के लेफ्ट साइड में है बेल्जियम, और बेल्जियम के नीचे है फ्रांस, और फ्रांस का पड़ोसी देश है स्विट्जरलैंड और इटली, स्विट्जरलैंड, इटली। तो अब देखें जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली। सबसे ऊपर कौन? नीदरलैंड, इसके ऊपर डेनमार्क, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। उसके नीचे फिर डेनमार्क, फिर नीदरलैंड, उसके नीचे आपको जर्मनी, जर्मनी का पड़ोसी हो गया आपको बेल्जियम, जर्मनी का पड़ोसी हो गया आपको ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और जर्मनी का पड़ोसी हो गया आपको स्विट्जरलैंड, इधर इसका पड़ोसी फ्रांस, इटली, ठीक है, स्पेन ये है। और इन सबसे अलग अगर हम देखें लेफ्ट कॉर्नर में, तो ये है आपको आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। तो हमारा ये है डायग्राम, ये हमारा इमेज है। यहाँ पर तुर्की है सबसे लास्ट में, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ये सब आसपास के कंट्री थे। तो इस तरीके से इधर हमारा पुर्तगाल है, पुर्तगाल पता है, पुर्तगालियों ने भी भारत पर शासन किया था, तो पुर्तगाल यहाँ पर है, पुर्तगाल, स्पेन, एंडोरा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है। तो ये आपका मैप है,
वर्ल्ड का, वर्ल्ड मैप। तो पड़ोसी देश समझ में आ गया आपको कि जर्मनी का पड़ोसी देश कौन कौन सा था? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इधर इटली। जर्मनी का पड़ोसी देश पोलैंड, पोलैंड का पड़ोसी देश यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, और इनका पड़ोसी देश ये सभी सोवियत संघ का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए ये सारे इसके पड़ोसी देश थे। ठीक, अब हम आते हैं आगे। ये हमारा मैप था। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। तो फ्रेडरिक सरियू टॉपिक कुछ है क्योंकि हमने यहाँ पर नोटेड कर दिए हैं। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, फिर नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड के साथ ही इसके बारे में हम जानेंगे कि नेपोलियन था कौन, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानेंगे। फिर नया मध्यम वर्ग देखेंगे। फिर आपको उदारवाद, लिबरलिज्म किस तरीके से शुरुआत हुआ। 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद, 1815 है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे। सन आ गया यहाँ पर, तो 1815 वाटरलू का युद्ध है, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस में। क्रांति का युग देखना है 1830 से 1848। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, अभी हमने देखा मैप में जर्मनी कहाँ है। इटली का एकीकरण, और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस है। तो सबसे पहले लेट्स ऑन हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रेडरिक सरियू के बारे में कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो फ्रेडरिक सरियू जो था ये आपको मिलता है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, शायद आपके सिलेबस में भी होगा। फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था और इसने एक अपनी चित्रकारिता की यानी पेंटिंग की सीरीज को प्रेजेंट किया था। पेंटिंग की पूरी कंप्लीट सीरीज बनाया था और उसको प्रेजेंट किया था ये 1848 में। कब? 1848 में। आगे हम देखेंगे इसके बारे में और कुछ। तो 1848 में इसने अपनी एक पेंटिंग के थ्रू, पहले क्या होता था कि लोग अपनी संगीत के माध्यम से, चित्रकारिता के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो मतलब राष्ट्रवाद की भावना को फैला रहे थे और लोग उस चीज़ को समझते थे, उन लेखों को पढ़ते थे, इनकी चित्रकारिता को समझते थे, पेंटिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते थे और तब जाकर वो अपने मतलब वास्तव में क्या आसपास में हो रहा है उन घटनाओं से रूबरू होते थे। और आगे राष्ट्रवाद के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, थोड़ा सा ये भी देख लें कि राष्ट्रवाद है क्या, व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी अगर राष्ट्र के प्रति जब हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, जब हमें राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की अभिव्यक्ति आती है, हमें लगता है कि हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब क्या है, राष्ट्र कुछ लोगों से मिलकर बनता है। राष्ट्र की एक जनसंख्या होती है, जनसंख्या है तो उस राष्ट्र का अस्तित्व है, जनसंख्या नहीं है तो उस राष्ट्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो लगता है कि हमारे डेवलपमेंट में घातक है, हमारे लिए नुकसान है, तो उसके खिलाफ उस सिस्टम को बदलने के लिए और अपने राष्ट्र को डेवलप करने के लिए जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जो सोच उत्पन्न होती है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अभी आपके आगे के चैप्टर में पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत तो भाई काफ़ी पहले से था, तो क्या 18वीं सदी में ही मतलब अंग्रेज आए उसके बाद ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है? यस, उससे पहले तो हम लोग सोचते भी नहीं थे, लोग आते थे, शासन करते थे, हमारे लिए भी वो काम करते थे, वो भी खुशहाल रहते थे, दैट्स ऑल। तो हमें उतनी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हमारे देश की संपदा को लूटा, हमारे मतलब सारे औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया, सिर्फ मतलब हम ये प्रतिबंध लगा दिए कि भाई आपको हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही कृषि करनी है, जैसे इंडिगो आपने पढ़ा होगा, नील की खेती। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ कि आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से आपके जो उपजाए हुए अनाज हैं या कोई भी आप खेती कर रहे हैं, अच्छा किसी का भी उत्पादन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ
ब्रिटेन के ही जहाज़ों से आप दूसरे देशों तक भेज सकते हैं। ज़्यादातर तो प्रतिबंध था कि आपको ज़्यादातर सामान जो है वो आपको ब्रिटेन को ही सप्लाई देना है, दूसरे देश में आप दे ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें पता है कि आपको अपनी चीज़ें हमें देनी मजबूरी है, हमारे अलावा आप किसी को दे ही नहीं सकते, तो सीधी सी बात है हम अपनी मनमानी कीमत पर उसको परचेज करेंगे। और उससे तो वही होता था जब रॉ मटेरियल्स अपनी मनमानी कीमत पर, कम से कम कीमत पर जब वो परचेज करने लगे और अपने द्वारा जो रेडी प्रोडक्ट थे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने, तब हमें समझ में आ गया कि वो गॉड हमारे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तब जाकर हमें लगा कि नहीं, ये एक व्यक्ति से नहीं होगा, हमें तो देश की आज़ादी चाहिए। तो आगे बात घूम फिर कर आ गए, हम अपने बारे में न सोचते हुए पूरे कंप्लीट देश की कंट्री के बारे में सोचने लगे। तो वहीं से क्रांतिकारियों की शुरुआत, क्रांतियों की शुरुआत हुई, उसके कुछ लोगों ने अगुवाई की, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना है हमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय। यस, यही रीजन था कि हम अपने देश के बारे में सोचे, एक पैट्रियटिज्म बने, पैट्रियट बने, हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म की भावना आई, राष्ट्रभक्ति की भावना आई। तो इसीलिए चैप्टर आपके सिलेबस में है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर फ्रेडरिक सरिउ के बारे में। तो राष्ट्रवाद समझ में आ गया। फ्रेडरिक सरिउ फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 में कई सारी पेंटिंग की एक सीरीज को प्रेजेंट किया था। अब अपने इस पेंटिंग के थ्रू इसने क्या दिया, तो इस पेंटिंग के थ्रू, अपनी इस चित्रकारिता की सीरीज के थ्रू, चित्रकारी के थ्रू इसने मतलब एक अपना स्वप्न देखा था। मतलब इसको लगा कि इसके एक, जैसे होता है ना कि मन में सोच रहे हैं कि हाँ कैसा होना चाहिए, काश हम भी सोचते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, इस तरीके के हम कपड़े पहने, इस तरीके का लाइफ स्टाइल। तो ये ड्रीम्स है। क्या है ये ड्रीम्स? हम भी सोचते हैं, जैसे कि हमारा चैनल, मैंने बताया द बिग ड्रीम्स, बहुत बड़े सपने के साथ, अपने सपने के साथ आपके सपने। सबसे पहले आपके सपने जो हैं, आपके सपने क्या हैं? एज ए स्टूडेंट एक अच्छी मार्किंग लाना, एक अच्छा कैरियर बनाना। अच्छा कैरियर कब बनाएंगे? जब आप स्टार्टअप से, बेसिक से, आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, तब जाकर आप आगे लाइफ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, तब जाकर वहाँ जब सक्सेस होते हैं, तब जाकर आपको अपनी सफलता के हिसाब से आपको अपने सपने पूरे करने होते हैं। उसके लिए आपको सपने देखने पड़ेंगे कि हमें आगे चलकर करना क्या है, आफ्टर 10th हमें क्या करना है, आफ्टर 12th हमें क्या करना है। सेम यही चीज़ें थी जो ये फ्रांसीसी चित्रकार जो था, फ्रेंच आर्टिस्ट जो था, इसने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को अपनी चित्रकारिता के माध्यम से रिप्रेजेंट किया था लोगों के बीच में। इसने क्या बताया था कि पूरा जो विश्व है, पूरा विश्व एक सामाजिक और लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसने क्या बताया था कि विश्व जो है सामाजिक और लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसने ऐसा सपना देखा था। इसने इस सपने को अपनी चित्रकारी में रंग भरना शुरू किया। इसने देखा था कि पूरा विश्व पटल जो है एक अलग अलग राज्यों में, राष्ट्र के समूह में, अलग अलग राष्ट्रों के रूप में पूरा विश्व जो है वो बटा हुआ है। इसके स्वप्न में क्या था? पूरा विश्व अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटा हुआ है और उसकी पहचान जो है उनके झंडे और उनके जो राष्ट्रीय पोशाक थे, अपने अलग अलग देश के झंडे और अलग अलग वस्त्र यानी पोशाक, कॉस्ट्यूम्स, इसके थ्रू उनकी पहचान की जाए। मतलब इसने एक ऐसा सपना देखा कि जो भी राष्ट्र हैं उन सभी के अपने अपने झंडे हों, अपना अपना कॉस्ट्यूम्स हो, यानी अपनी एक सोसाइटी, अपनी एक पहचान। तो अब आते हैं आगे, देखते हैं कि इसकी इस चित्रकारी पर, इसके स्वप्न का क्या असर हुआ यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसमें इसके स्वप्न का क्या असर था। तो सबसे पहले जो इसने चित्रकारिता के माध्यम से
अपने स्वप्नों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि विश्व कैसा होना चाहिए, विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी नियति क्या होनी चाहिए, उनके अपने झंडे हों, अपने कॉस्ट्यूम्स हों, यानी एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में जाने जाए। तो सबसे पहले इस चीज को मतलब अपने आप में जो समाहित किया वो यूएस ने किया, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड। सबसे पहले इन दो देशों ने उस चीज को अपनाया। फिर सबसे पहले यूएसए एंड स्विट्जरलैंड इन दो देशों ने इस स्वप्न को अपने आप में देखा, अपने आप में ही समाहित किया कि हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही होना है। बाद में फ्रांस और जर्मनी ने इनका फॉलो अप किया। होता है ना, जब एक आदमी आगे बढ़ता है तो अगर वो सक्सेस है तो उसके पीछे 10 लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में कोई एक अच्छा जॉब हासिल कर लेता है तो क्या होता है, हर आदमी आसपास आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में हर कोई उसका उदाहरण देना शुरू कर देता है। अरे फलाने की जॉब हो गई, देखो कितनी अच्छी जॉब हुई, कैसा उसका लाइफ स्टाइल हो गया, कितनी अच्छी सैलरी है, उसके पास क्या नहीं है, तुम भी पढ़ो, तुम भी उस चीज की तैयारी करो। अगर एक इंजीनियर बनता है तो उसके पीछे 10 इंजीनियर पैदा हो जाते हैं। कारण क्या है, लोग एक दूसरे के पीछे भागते। तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहले जब यूएसए और स्विट्जरलैंड ने इसको अपनाया तो उनका भी अनुसरण किया किसने, फ्रांस और जर्मनी ने। फ्रांस और जर्मनी, जैसा कि अभी हमने अपने इस डायग्राम में देखा, क्या देखिए फ्रांस ये है, जर्मनी ये है। तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड इस चीज को अपनाता है। केवल हम इतना ही देखेंगे, अभी यूएस को भी हम छोड़ रहे हैं, हम केवल इसी पार्ट्स पर हम काम करेंगे। फ्रांस और जर्मनी स्विट्जरलैंड का अनुसरण करते हैं, क्लियर। इसके बाद जर्मनी जब इसका अनुसरण करता है तो जर्मनी के बाद भी कुछ देश और आते हैं इनके पीछे। और कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले जर्मनी के बाद जस्ट पीछे पीछे ऑस्ट्रिया आ जाता है। ऑस्ट्रिया के बाद आपको सिसिली साम्राज्य थे वो आ जाते हैं। इसके बाद लंबार्डी, पोलैंड आ जाता है, ठीक है, ये पोलैंड। इसके बाद आपको ये यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, ये सारे यूरोप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आयरलैंड भी इसको अपनाता है, हंगरी भी इसके, मतलब ये सारे यहाँ से लेकर ये सारे जो भी स्टेट है, जो भी कंट्रीज है, ये सब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये पूरा यूरोप कम से कम क्लियर होता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड सबसे पहले सरयू के द्वारा दिए गए मतलब चित्रकारिता में जो भी उसने अपना समाहित किया, अपने स्वप्नों को बताया है, उस चीज़ को सबसे पहले यूएस और स्विट्जरलैंड महसूस करते हैं। इसके बाद इसका अनुसरण कौन करता है, इसका अनुसरण फ्रांस और जर्मनी करते हैं। इसके बाद आपको ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, यूके, आयरलैंड, ये सारे भी इसी परिप्रेक्ष्य में मतलब अपनी मतलब वर्चस्व के लिए, अपने अपने राष्ट्र के लिए काम करना शुरू करते हैं, उनको महसूस होता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर फ्रेडरिक शर्यू ने जो किया, तो फ्रेडरिक शर्यू जो था ये फ्रांस का चित्रकार था। इसने कहा मतलब अपने स्वप्न को इसने अभिव्यक्त किया कि हमारे देश का एक पार्टिकुलर झंडा होना चाहिए, पार्टिकुलर कस्ट्यूम्स होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कि आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले हम आते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति जनरली कब हुई थी, 1789 में हुई थी। 1789 में
फ्रांस में लुई 16वां, लुई 16 का शासनकाल था। किसका? लुई 16, लुई 16वां का शासनकाल। ध्यान रखेंगे, इन सबके नाम आप ध्यान रखेंगे। लुई 16वां फ्रांस, चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड, चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड और लुई 16वां, लुई 16 फ्रांस, फ्रेंच। दो नाम कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। रूस में शासक जो होते थे उनको जार कहा जाता था। तो अगर अब हम देखते हैं कि 1789 में, यानी लुई 16 के समय में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो अब हम टॉपिक देखते हैं कि क्रांति आखिर होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवॉल्यूशन? तो जनरली क्रांति में होता क्या है कि हमेशा क्रांति जो है एक निचला तबका करता है, जो सबसे कमजोर होता है। कारण क्या है कि उसकी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उसके अधिकारों का शोषण किया जाता है, उसकी मनमानी कीमत नहीं मिलती काम करने की, समाज में छुआछूत होता है। तो उस समय चूंकि फ्रांस की ऐसी व्यवस्था थी, जनरली आप अपने पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे तो मिलेगा, चर्च के बारे में मिलेगा, कुलीन मिलेगा, इसके बाद आपको बुद्धिजीवी वर्ग मिलेगा, स्टेट मिलेंगे आपको, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट। चौथे स्टेट में थे ये आपके श्रमिक और मजदूर जो भी थे। समस्या थी कि इनके पास कुछ था नहीं कमाने को, ये दूसरों के यहाँ खेती करते थे और मैक्सिमाइज उपज तक दे देते थे अपने मालिक को, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कुलीन सामंतवाद हो, सामंत हो, चाहे जमींदार हो, सब इनका शोषण करते थे। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़े लिखे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग जिनको आप मध्यम कर सकते हैं, उन लोगों ने, जिसमें शिक्षक थे, इंजीनियर थे, यानी पेशेवर लोग थे, बुद्धिजीवी, उन लोगों ने इस विषमता को देखा, क्योंकि टैक्स का बोझ उन पर भी था और सबसे ज्यादा बोझ फोर्थ स्टेज पर था। उसका अपना कुछ था नहीं, टैक्स उसको देना होता था, चर्च को कुछ टैक्स ही नहीं देना था, तो उल्टा टैक्स लेता था। जो सामंत थे, जो जमींदार थे, उनको भी टैक्स वसूल करने का अधिकार था। तो सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ? फोर्थ स्टेट का हुआ। फोर्थ स्टेट का मतलब ये हुआ, तो उसको थर्ड स्टेट ने एग्रेसिव किया, उनको लीड किया, उनका नेतृत्व किया, उनको बताया कि आपके साथ ये चीजें बुरा हो रहा है। जब उन लोगों ने इसको समझा, तो क्रांति जनरली एक छोटा वर्ग हमेशा सुपीरियर के खिलाफ करता है, जो सर्वोच्च है। और जब इस तरीके की व्यवस्था होती है तो उसका रिजल्ट कुछ न कुछ होता है। उसका रिजल्ट जनरली जो होता है उसको हम परिणाम बोलते हैं। चाहे वो व्यवस्थाएं बदल दी जाए, चाहे वो सुपीरियर पावर बदल जाए, उसको तहस नहस कर दिया जाए, यही क्रांति और उसका परिणाम होता है। तो 1789 की क्रांति के साथ ही फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है। वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन लोगों ने अपने अपने विचार देने शुरू कर दिए, नए नए। अब इस दरमियान क्या हुआ, यहां से हम देख रहे हैं इस टॉपिक को, तो फ्रांस का एक नया झंडा बना। अभी जैसा कि फ्रेडरिक सोरियू ने दिखाया था अपने स्वप्न को, मतलब अपने स्वप्न को जो लोगों के सामने दर्शाया था कि पूरा विश्व जो है अलग अलग राष्ट्र में, एक गणतांत्रिक राष्ट्र में बटा हुआ है और सबके पास अपने अपने देश के झंडे, अपने राष्ट्र के झंडे और अपने अपने कॉस्ट्यूम्स हैं। तो बस यहीं से शुरुआत होता है। देखें, यही चीज बताया था उसने कि यहाँ पर एक नया फ्रांसीसी झंडा बनता है। इसके बाद गणतंत्र राज्य का उसने सपना भी देखा था, जिसको उसने दिखाया था उसमें
यानी गणतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, लोगों का शासन। यानी लोगों का शासन का मतलब इलेक्शन, चुनाव। चुनाव क्यों जरूरी है? तो ये आपको सत्ता की साझेदारी वगैरह में भी पढ़ना है आपको, जैसा कि क्लास 10th पॉलिटी में पढ़ना है, लोकतांत्रिक राजनीति में, चुनावी राजनीति में भी पढ़ना है ये चीज़ें। उसमें आप देखेंगे इलेक्शन का रोल क्या है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इलेक्शन होता है तो हमें पता चलता है कि हमें सत्ता का नेतृत्व चाहिए या नहीं चाहिए, सत्ता का नेतृत्व किस तरीके से काम कर रहा है। अगर सही तरीके से काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, लोकतंत्र के अनुसार काम कर रहा है, ठीक है, तब तो उसको हम कैरी ऑन करते हैं। या अदरवाइज चुनाव में उनको हरा कर, उनको अपना मत न देकर, अपना राइट ऑफ वोटिंग का अधिकार करके उनको हम सत्ता से बेदखल करते हैं। यही लोकतंत्र है। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान इसका रिजल्ट क्या है? एक तो फ्लैग बन गया, इसके बाद नेशनल असेंबली बन गई। नेशनल असेंबली का गठन हो जाता है। जिस तरीके से अपने देश में संसद है, वैसे ही वहां पर उस समय फ्रांस में नेशनल असेंबली हुआ करता था। और नेशनल असेंबली जो था, सबसे पहले इसका नाम जो था नेशनल असेंबली का, इसको वहां पर पहले स्टेट जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल का नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसके बाद जितने भी फ्रांस में, चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है ना, क्रांति हुई है, एक शासक के खिलाफ क्रांति हुई है, यानी उस शासक की सत्ता को बदला गया। यानी सत्ता, यानी शासक बदलने का मतलब क्या? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। पुराने जो जितने भी ढर्रे थे, जितने भी रीति रिवाज थे, जितने प्रकार के इंटरनल, मतलब देश के अंदर जो भी मतलब अव्यवस्थाएं थी, जिसको आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती की लादी गई चीजें, उन सब चीजों को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि की मेजरमेंट का, यानी माप तौल का, जनरली कहा जाता है कि एक नया मतलब यूनिफॉर्म लॉ, मतलब प्रासंगिक कहेंगे, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाया गया, माप तौल की एक नई पद्धति को लाया गया, ठीक है। और पूरे फ्रांस में एक कॉमन लैंग्वेज दिया गया। जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, जनरली हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। उसी तरीके से फ्रांस में प्रॉपर तरीके से एक भाषा लाया गया, ठीक है। इसके बारे में आप और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये चूंकि हम यहाँ एग्जाम व्यू से पढ़ रहे हैं तो केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। क्या देखें कि राष्ट्रीय झंडा का बनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, चूंकि ये पहले से ही था स्टेट जनरल, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसके बाद माप तौल की पद्धति को लाया गया, पहले के पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जितने भी कुरीतियाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, जो स्टेट जनरल वगैरह बटे हुए थे, उन सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में एक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस वीडियो का आज का क्लास इतना ही, और इस वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में आपकी सिलेबस का कुछ हिस्सा रह गया है, जो कि इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको अवेलेबल करा देंगे। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको दूसरे वीडियो, अगर लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आपके लिए हमारा ये SST का वीडियो यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, तो कृपया आप कमेंट करें। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।